राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आएंगे और उसके बाद में शिवाजी कदम जो शेतकारी संघर्ष समिति के महाराष्ट्र के हैं वो आगे। समय सीमा सबके लिए है और मेरे लिए भी है, लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। अगर बीच में लगे कि मैं वक्त जाया कर रहा हूँ तो संचालक महोदय मुझे पर्ची दें या रोक दें। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जिस तरीके से चर्चा हो रही है और जब मंथन होता है तो कुछ न कुछ निकलता है। ये पहला आंदोलन है जिस आंदोलन में वैचारिक मंथन हो रहा है, और वैचारिक मंथन जब होता है तो नतीजे अच्छे ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगातार 1 तारीख से हम यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, 2 दिन के लिए मैं एक टीकरी पे और सिंगू बॉर्डर पे गया था, लेकिन जो भी बातें यहाँ और वहाँ हो रही, सारी बौद्धिक बातें हो रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन ये रूप लिया है, ये आंदोलन ने क्यों लिया और क्यों करने की आवश्यकता हुई, और क्यों हमें हमारे ही द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ उतरना पड़ा। जब कहीं पर भी, और खास करके भारत देश की बात मैं करूं, तो देश की जनता तभी सड़कों पर उतरती है जब उनके अधिकारों का हनन होता है, अधिकारों के ऊपर चोट होती है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम अपने अधिकारों की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं नजारा कि इस तरीके से नजारा बनाया हुआ है जैसे कि इस बैरिकेड के इस तरफ पाकिस्तान की सेनाएं खड़ी है और उस तरफ भारत की सेनाएं खड़ी है। ऐसा समझा जा रहा है, ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। साथियों, ये जो बात है हमारे बीच में कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा हमें समझना होगा, संवैधानिक बात को समझना होगा। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर संविधान की बात बड़े तौर पर हो रही है, क्योंकि मैं आप मानता हूं कि जब हम अधिकारों को बचाने की बात करते हैं और अगर संविधान की बात नहीं करते हैं तो हमारे इस अधिकार कभी बचने वाले नहीं हैं। जिस तरीके की एक बर्तन में अगर पानी है या घी है या तेल है, हम बर्तन की रक्षा नहीं करना चाहते लेकिन तेल पानी को गिरने भी नहीं देना चाहते, ऐसा कभी संभव नहीं है। बर्तन की सुरक्षा करेंगे तो उसके अंदर का पदार्थ भी बचेगा। ये अधिकार, सारे हमारे अधिकार जो है ये संविधान के अंदर है, और वो संविधान के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसलिए हमको समझना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि एक शब्द आया सुनने के लिए, मध्यम वर्गीय, यानी कि आज यहाँ पर जो उपस्थित है, जो लड़ाई लड़ रहा है, ये मध्यम वर्ग है। अगर ये मध्यम वर्ग है तो जरूर कोई 2 वर्ग और है, एक ऊपर का वर्ग है, एक नीचे का वर्ग है। अगर ये मध्यम वर्ग है तो निश्चित तौर पे 2 वर्ग और हैं, एक जो उच्च वर्ग है और एक जो निम्न वर्ग है। वो निम्न वर्ग मजदूर है, निम्न वर्ग जो है वो मजदूर कह सकते हैं उसको, वो है गरीब है। और उच्च वर्ग जो है वो हमेशा सत्ता में कायम रहता है और संपत्ति और सब कुछ अधिकार उसके पास होते हैं। तो हमारी जो मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की जो लड़ाई है, पहले अलग अलग लड़ाई थी, अब ये दोनों की एक होकर के उच्च वर्ग के खिलाफ शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा इस देश के अंदर संविधान लागू होने से पहले जो देश का सिस्टम था वो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था, और वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण होते थे। 4 वर्ण में 3 ऊपर के वर्ण जो है वो एक होते थे, और एक चौथा वर्ण है जो गुलाम होता था और उनका सेवादार होता था, उनके लिए जो है बेगार निकालने वाला होता था। वो 90% एक वर्ग और वो 15% जो 3 ऊपर के वर्ग है वो उनको दबा कर रखते थे। और इस संविधान ने सबको समान कर दिया। संविधान ने इक्विलिटी ला करके कहा कि अब सभी बराबर हैं। तो ये बात उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है,
इसलिए उन्होंने संविधान के लागू होने के बाद में तुरंत अपनी व्यवस्था को वापस लागू लाने का कार्यक्रम शुरू किया था और वो धीरे धीरे कर रहे थे। लेकिन जब उनको 70-65 सालों में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया तो अचानक उन्होंने क्या किया, एक बात आपको खुलासा करना चाह रहा हूं, उन्होंने बड़े पैमाने पर जो इस देश का मध्यम वर्ग है वो ओबीसी वर्ग है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी वर्ग का कोई आदमी अगर यहाँ तैयार करके उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए और उसके माध्यम से ही इनका सत्यानाश करवाया जाए तो काम आसान होगा। लेकिन ऐसा कोई उनको मिला नहीं, न लालू में ऐसी उम्मीद मिली, न मुलायम सिंह में ऐसी उम्मीद मिली, न ही किसी ओबीसी के नेता में, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कहीं न कहीं जाकर के अपने भाइयों के साथ मिल सकता है। इसलिए उन्होंने क्या चाल चली मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने चाल चली नरेंद्र मोदी नाम के गुजरात के एक बनिए को ओबीसी का सर्टिफिकेट देकर के ओबीसी के रूप में आपके सामने पेश किया और कहा कि ये आपका भाई है और आपका भला करेगा। मैंने ओबीसी नरेंद्र मोदी की सारी कुंडली निकाली है गुजरात से। गुजरात के अंदर मोड़ बनिया होता है, मोड़ बनिया, मोड़ सारो मोड़ नहीं सारो होता है, जिसमें गुजरात में एक कहावत है, ओड सारो पर मोड़ सारो नहीं। कोड शरीर में जो कोड होता है ना कुष्ठ रोग, वो अच्छा है, मोड़ अच्छा नहीं होता है। एक बनिया जब दूसरे बनिए को कहता है तो कहता है भाई थोड़ो सावधान रहे, भाई थोड़ो सावधान रहे, धके मोड़ है। ये मोड़ बनिया आपको पता होगा, देश के अंदर बनियों के व्यापार के अंदर जो मोड़ बनिया है वो तेल घी का व्यापार करते हैं, तेल घी का व्यापार करते हैं। और गुजरात के अंदर मोड़ बनियाओं में दो कास्ट होती है, एक गांधी होता है, एक मोदी होता है। गांधी उसको कहते हैं जो गंदी यानी सुगंधित तेल बेचता है, जो इत्र बेचता है वो गांधी होता है, गंदी से बना गांधी। और मोदी जो घी तेल का व्यापार करता है, तेल निकालने का काम नहीं करता, तेल घी बेचने का काम करता है। ये बनिया है इसलिए बनियों की बात करता है, ये बनिया है इसलिए कॉर्पोरेट की बात करता है, ये बनिया है इसलिए पूंजीपतियों की बात करता है। आपको समझना होगा, अगर कोई हमारा किसान भाई होता तो अब तक उसका जमीर कहीं न कहीं जाग गया होता, अगर उस किसान होता तो उसको कहीं न कहीं दर्द हुआ होता। लेकिन आज हमारे देश का लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर पड़ा है, इस तरीके के हालात में जो है गुजर बसर कर रहा है सड़कों पर। आज जो व्यवस्था देख रहे हैं आप लोग, कितनी बुरी व्यवस्था जो हो रही थी आज अभी हमारे लोग ठीक कर रहे हैं, कितनी बारिश में भी हमारे लोग